Hello everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, you like, share and don't forget to subscribe so that you don't miss any video फ्रॉम फिज़िक्स ऑनलाइन एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, जो मेरा आज का लेक्चर है वो बीएससी 5th सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के फर्स्ट यूनिट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, बेन ब्रिज एंड जॉर्डन डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ और एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं टू डिटरमिन द मासेस ऑफ द पॉजिटिव आयंस। मतलब हम पॉजिटिव आयंस के मासेस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियर मास है इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ एटम। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है अकाउंट करता है 99.75% ऑफ द मास ऑफ एटम। बट अगर हम न्यूक्लियर मास की बात करें तो न्यूक्लियर मास का मतलब कि प्रॉपर हमारे पास न्यूक्लियर मास कितना है, कितना हो सकता है, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेन ब्रिज ने एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ को क्या किया था, डिज़ाइन किया था। ठीक है, देखो मास स्पेक्ट्रोग्राफ को डिज़ाइन किया, हमारे पास क्या है, अगर सेम एलिमेंट लेके चलूँ मैंने यूरेनियम लिया, ये क्या है, यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स का मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये सेम एटॉमिक नंबर तो है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो वो आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि अगर हम इन आइसोटॉप्स को सेपरेट कर लें, ठीक है, आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के बाद सेम एलिमेंट से अगर हम उनके मासेस को इंडिविजुअली क्या करें, फाइंड आउट करें, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर के मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा केमिकल मेथड नहीं है जिससे कि हम आइसोटॉप्स को सेपरेट कर सकें। तो वो हम किस मेथड से कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ से। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा मेथड है जो हमें क्या करवाता है, जो हमें प्रोवाइड कराता है कि हम कैसे आइसोटॉप्स को सेपरेट करें और फिर सेपरेट करने के बाद उनके मासेस को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ कब डिज़ाइन किया गया। बेन ब्रिज ने 1930 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, और उसके अंदर क्या था, एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट थी, उसका रेजोल्यूशन काफ़ी हाई था। लेकिन बेन ब्रिज ने ही 1933 के अंदर अपने ही इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ को क्या किया था, इम्प्रूव किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फ़िल्टर। ठीक है, उस वेलोसिटी सिलेक्टर और उस वेलोसिटी फ़िल्टर का क्या काम है वो मैं आगे प्रिंसिपल में बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है बेन ब्रिज का? देखो, पॉजिटिव आयन जो है हम प्रोड्यूस करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब से। जब पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं ना, तो जो आयन्स हैं उनकी मासेस भी डिफरेंट होंगे और उनकी वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, मासेस भी डिफरेंट, वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट। अगर हम उनको एक्सेलरेट करवाते हैं बाय अप्लाइंग वोल्टेज, तो फिर उसके बाद जो फाइनल मास और फाइनल वेलोसिटीज़ आती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो जब हमारे पास आयंस वेलोसिटी सिलेक्टर में से पास करते हैं, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर जो आयंस हैं वो अनडेविएटेड पास होते हैं। ठीक है, और उनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है इररिस्पेक्ट ऑफ देयर मासेस। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होता है परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई किया हुआ है वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर। उसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर ये हमारे पास आयंस जो हैं उनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्टर में से पास करने के बाद उनकी एक पर्टिकुलर
वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल था। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। जब हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, तीन इंपॉर्टेंट इसके जो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं वो क्या है। फर्स्ट है आयन सोर्स, ठीक है, पॉजिटिव बीम होनी चाहिए हमारे पास। सेकंड क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर, जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले आयंस को ही अनडेविएटेड पास कराएगा। ठीक है, और थर्ड क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट, जहां से हमें क्या मिलता है, मास स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस हुए, डिस्चार्ज ट्यूब से। ये डिस्चार्ज ट्यूब हमने दिखाई नहीं हुई। पॉजिटिव आयंस जब प्रोड्यूस हुए तो स्लिट S1 और S2 में से पास किए। S1 और S2 में से हमने किस लिए पास कराया, ताकि हम बीम को नैरो और स्पेसिफिक बना सकें। ठीक है, तो बीम जब नैरो और स्पेसिफिक हुई, ये स्लिट S1 S2 में से पास होने के बाद कहाँ आए, वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर हमारे पास पॉजिटिव आयंस आ गए, जहाँ पर हमने अरेंजमेंट क्या किया हुआ है कि हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जब हम S1 और S2 में से पास किया तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, आयंस क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से ली हुई है कि जब आयंस डिफ्लेक्ट हों तो वो किस में हो, अपोजिट सेंस में हो। ठीक है, अपोजिट सेंस में होने का मतलब क्या है कि जब फोर्सेस, इलेक्ट्रिक की फील्ड की वजह से भी आयन डिफ्लेक्ट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी आयन्स डिफ्लेक्ट होंगे। तो जब डिफ्लेक्ट होंगे तो जो फोर्सेस हैं, अपोजिट सेंस में अगर डिफ्लेक्ट होते हैं तो जो फोर्सेस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो प्लेट्स लगाई हुई हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो आयंस को डिफ्लेक्ट करेगा किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे डॉटेड से दिखाया हुआ है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आयंस को डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। वो राइट कर रहा था, ये टुवर्ड्स लेफ्ट कर रहा है, तो अपोजिट सेंस होगी। ठीक है, उसके बाद डिफ्लेक्ट होने के बाद मैंने क्या बोला था कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले आयंस ही हैं जो इस S3 में से आएंगे, अनडेविएटेड पास होंगे। ठीक है, और वहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, एक चैम्बर लिया हुआ है जिसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये आयंस को स्लिट S3 में से निकलने के बाद किसके ऊपर स्ट्राइक करवाता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे। और फोटोग्राफिक प्लेट पे ये जब फॉल करते हैं तो कौन से पाथ्स में करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ तो ये किस में करते हैं, सर्कुलर पाथ्स में इसके ऊपर फॉल करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, अगर मैं चार्ज लूँ पॉजिटिव आयन पे, वो मैंने क्या लिया, Q, वेलोसिटी क्या ली, V, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या आएगी, QE। ठीक है, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या आई, QVB। Q से Q कैंसिल, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B डैश अप्लाई किया है। ठीक है, तो मेरे पास V की वैल्यू क्या आ गई, E/B डैश। तो जिन आयंस की वेलोसिटी किसके इक्वल हो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड, बस वही आयंस जो हैं अनडेविएटेड पास होंगे इस वेलोसिटी सिलेक्टर में से, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, मैंने कहा था स्लिट S3 में से जब ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फॉल करते हैं तो हमने एक चैम्बर लिया हुआ है, उस चैम्बर के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, आयंस को सर्कुलर पाथ में इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फॉल करवाता है। तो जब हम इसको अब आयंस क्या कर रहे हैं, आयंस सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब सर्कुलर पाथ होता है तो वहाँ पर क्या होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल है, वो होगी QVB के इक्वल, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, mv²/r के। तो V से V कैंसल, मैं यहाँ R लेके आऊँ तो R मेरे पास क्या आ जाएगा, mv/QB।
ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट रहेगी। क्यू क्या है, चार्ज है पॉजिटिव आयन पे, वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एम आ गया। लीनियर मास स्केल ऑब्टेन्ड हो गया। ये हमारे पास बेन ब्रिज की ही कह लें कि बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफी की सबसे बड़ी मतलब ये कह लो कि खासियत है। हमारे पास यहाँ पर लीनियर स्केल जो है वो ऑब्टेन्ड हो गया। ठीक है, अब इस लीनियर स्केल से हम क्या ऑब्जर्वेशन लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स पे। देखो, जब हमारे पास ये आयंस फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेसेस मिलेंगी हमें। ठीक है, पॉजिटिव आयन की बीम थी तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेसेस मिल रही हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेसेस जितनी होंगी उतनी हमारे पास नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होंगे, नंबर 1। दूसरा, इंटेंसिटी की बात करें, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, वो हमें मतलब इंटेंसिटी हमें किस चीज़ का आइडिया दे रही है, इंटेंसिटी हमें आइडिया दे रही है अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स। मतलब नेचर के अंदर वो आइसोटॉप्स कितनी क्वांटिटी में है उसका आइडिया हमें किससे मिल जाएगा, इनकी इंटेंसिटीज से। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें क्या मिल रहा है, जो हमारे पास रेडियस जिस पॉजिटिव आयन कम डिस्टेंस को वो करेगा, डिस्क्राइब करेगा, कम डिस्टेंस वो करेगा, कवर करेगा, तो वो क्या करेगा फोटोग्राफिक प्लेट के नज़दीक, और जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो ज़्यादा दूर फॉल होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर किसकी रेशियो मिल रही है, हमें रेशियो मिल रही है रेडियस की। ठीक है, अगर हम इनकी रेशियोज, रेडियस की रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमें किसकी रेशियोज मिल जाएंगी, मासेस की भी मिल जाएंगी। जो आइसोटॉप्स हैं उनके मासेस की रेशियोज भी मिल जाएंगी। तो अगर हम रेडियस ऑफ जो सेमी सर्कल ये आर क्या है, रेडियस है सेमी सर्कल पाथ की, तो अगर हम सेमी सर्कल पाथ की रेडियस को फाइंड आउट कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं उन पॉजिटिव आयंस का। ठीक है, और जो मतलब जो आइसोटॉप्स हैं उनका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो मैंने इसकी बताई थी, जो इसकी मेन इम्पोर्टेंस है या मेन जो इसकी बेन ब्रिज की वो है खासियत है, वो क्या है कि हमें लीनियर मास स्केल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बेन ब्रिज और जॉर्डन डबल फॉक्सिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ 1936 के अंदर ही डिज़ाइन किया, और ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ था ये एक इम्प्रूव्ड फॉर्म थी जो इससे पहले हमने बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ किया। ठीक है, अब इसकी मेन क्या एडवांटेज थी, इसकी मेन एडवांटेज ये थी कि इससे पहले जितने भी मास स्पेक्ट्रोग्राफ थे वो क्या करते थे, या तो आयंस को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे फोकस करते थे या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, एक पॉइंट पे या तो उनकी पर्टिकुलर वेलोसिटी फोकस होती थी या पर्टिकुलर डायरेक्शन फोकस होती थी। लेकिन इसका नाम क्या है, डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ है। ये क्या करता है, ये डायरेक्शन को भी और वेलोसिटी को भी, दोनों को फोकस करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या है कि हम आयन को प्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब से क्या किया, आयंस, पॉजिटिव आयन बीम क्यों है हमारे पास प्रोड्यूस होगी, फिर उसको एक्सेलरेट करवाते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 20 किलो वोल्ट। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करवाते हैं। इसके बाद जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो बीम क्या हो गई, एक्सेलरेटेड हो गई। ठीक है, एक्सेलरेटेड होने के बाद बीम स्लिट S1 और S2 में से पास करती है। S1 और S2 में से स्लिट पास करती है तो यहाँ पर बीम पहले एक्सेलरेटेड थी, यहाँ कॉलीमेटेड भी हो गई। ठीक है, उसके बाद जब S1 और S2 में से बीम पास करती है तो वहाँ पर हमने एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, कौन सा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का। और वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 कर्व्ड P1 और P2, ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड है, जहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, कितना, 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया, 1200। ठीक है, जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके ये जो है पॉजिटिव आयन बीम को बेंड करती है कितने एंगल पर, π/√2, या ये कहें कि 127 डिग्री एंगल पर ये क्या करती है, इसको
बैंड करती है, ठीक है। तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो बीम जो है कैसा पाथ डिस्क्राइब करेगी, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगी, ठीक है। तो हमने चार्ज कितना लिया पॉजिटिव आयन पर, Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है mv² बाय r के, यहाँ से mv² की वैल्यू क्या हो जाएगी QE R। अगर मैं हाफ mv² देखूँ तो क्या आ जाएगा, हाफ ही आएगा, इधर भी हाफ कर दिया, क्या आएगा QE R। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में देखो हाफ भी कांस्टेंट है, Q चार्ज ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने कांस्टेंट अप्लाई किया है और रेडियस भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। हम काइनेटिक एनर्जी की फिल्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास वही पॉजिटिव आयन स्लिट S3 में से बाहर आएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है या इसके इक्वल है। जिस आयंस की काइनेटिक एनर्जी इस एनर्जी से डिफरेंट है वो आयंस बीम में से रिमूव कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिल्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिल्टर है, एनर्जी की फिल्ट्रेशन होगी। अब क्या है, अब जब आयंस S3 में से बाहर आएंगे, स्लिट S3 में से क्या हुए आयंस बाहर आए, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास स्लिट S3 है, ठीक है। यहाँ से जब बाहर आएंगे तो कैसा पाथ ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट, ठीक है। कितने डिस्टेंस तक, अबाउट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक हमारे पास जो आयंस हैं वो स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आयंस फिर से जब इस के अंदर एंटर कर जाते हैं तो यहाँ पर हमने फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो ये भी हमने कैसा किया है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है। और आयंस जो हैं वो बेंड होते हैं थ्रू π/3 या 60 डिग्री एंगल पे। जब आयंस बैंड होंगे तो कैसा पाथ डिस्क्राइब करेंगे, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारे पास, mv²/r, और पॉजिटिव आयन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है QVB। V से V कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास R, अगर मैं R इधर लेके जाऊँ तो R मेरे पास क्या आ जाएगा mv/QB, ठीक है। और ये तो R की वैल्यू आ गई, और यहाँ से अगर mv की वैल्यू निकाल तो mv क्या आ गया मेरे पास QBR। mv किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के, ठीक है। तो इस रीजन को हम मैग्नेटिक मोमेंटम फिल्टर भी बोलते हैं। तो अगेन ये मोमेंटम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास फोटोग्राफिक यहाँ से जब रेडियल जो पॉजिटिव आयन सोर्स हैं जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर रहे हैं तो सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करेंगे। जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अगेन ये कैसे पाथ में मूव करने लग जाते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉल करते हैं। और फोटोग्राफिक प्लेट पर भी वही आयन फॉल करेंगे जिनका चार्ज टू मास रेशियो क्या है, E/m के इक्वल है। तो यहाँ पर आयंस की जो है वेलोसिटी भी फोकस हो गई, आयंस की डायरेक्शन भी फोकस हो गई। तो अगर हम मेन एडवांटेज की बात करें इसके अंदर, बेन ब्रिज एंड जॉर्डर डबल फोकसिंग के अंदर, तो मेन एडवांटेज क्या है, एक तो वही कि लीनियर मास स्केल ऑब्टेन्ड हुआ है। दूसरा क्या है कि हमारे पास जो आयंस हैं जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पर रीच करते हैं तो जो इमेजेस मिलती हैं वो हमें कैसी मिलती हैं, सिमेट्रिकल मिलती हैं। तीसरा और जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि ये डबल फोकसिंग करता है, किसकी, वेलोसिटी की भी और डायरेक्शन की भी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेन ब्रिज एंड जॉर्डन डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे स्पेक्ट्रा से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सरेज जो है कैसे डिस्कवर हुई। एक्सरे को डिस्कवर किया W.C. रोंजन ने 1895 के अंदर। उन्होंने क्या किया, एक हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को एक हाई एटॉमिक नंबर टारगेट के ऊपर क्या करवाया था, स्ट्राइक करवाया था, ठीक है। तो जिससे रेज इमिट हुई, उन रेज के बारे में किसी साइंटिस्ट को नहीं पता था, तो इसलिए उन्होंने उसको नाम क्या दिया, एक्स रेज,
ठीक है, तो इसलिए इसका नाम एक्स रेज पड़ा। तो एक्स रेज क्या होती हैं? एक्स रेज जिनकी वेवलेंथ जो है गामा रेडिएशन से ज़्यादा होती है, अल्ट्रावायलेट से कम होती है, और इनकी वेवलेंथ की रेंज कितनी है? 10⁻⁻8 से 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब अगर इनकी वेवलेंथ हमारे पास क्या है? कम है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए एक्स रेज को हम क्या बोलते हैं? हाईली एनर्जेटिक रेज बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये। ठीक है, हाईली एनर्जेटिक हैं, और इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर भी पेनिट्रेट करती हैं। ठीक है, इसलिए जब हमारी मान लो कोई बोन में फ्रैक्चर है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि एक्सरे करवा लो। तो मेडिकल फील्ड के अंदर तो ये यूज़फुल है ही, लेकिन इंडस्ट्रीज एरिया में भी ये यूज़फुल है, क्योंकि अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोई डिफेक्ट है तो वो हमें एक्सरे से पता चल जाता है। एक्सरे के अंदर जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है हमें दो तरह का मिलता है। एक हमें मिलता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, एक मिलता है करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज के अंदर, तो कुछ ग्राफ इस तरह से आता है। जो ये स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है ये क्या है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। ठीक है, और जो ये पीक्स मिल रही हैं ये किसकी वजह से मिल रही है? ड्यू टू द करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में हमें हर तरह की वेवलेंथ मिनिमम से मैक्सिमम, अगर आप इसको देखो तो मिनिमम से मैक्सिमम वेवलेंथ हमें इसके अंदर मिल रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जो ये हमें पीक्स मिल रही हैं, करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा जिसको आप बोल रहे हो, ये क्या बोलता है? टारगेट एलिमेंट के करैक्टर्स को बताता है। पीक्स की कितनी हाइट होगी, ठीक है, तो उसकी पीक्स की कितनी हाइट है वो हमें किससे पता चलता है? टारगेट एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की। तो ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या है? जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है हाई जेड एटॉमिक नंबर टारगेट के ऊपर क्या करता है? स्ट्राइक करवाते हैं अगर हम उसको, तो क्या होगा? ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इसकी वेलोसिटी है, जब ये न्यूक्लियस के पास आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी शुरू हो जाती है? डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ये स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन होगा तो अपने पाथ से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। जब अपने पाथ से ये डेविएट होता है, रिटार्डेशन को शो करता है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में क्या करता है? इमिट कर देता है रेज को। तो इसको हम बोलते हैं एक्स रे फोटोन, जिसकी एनर्जी किसके इक्वल है? एच न्यू के। ये हमारे पास हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, जब स्लो डाउन हुआ, अपने पाथ से डेविएट हुआ, तो जो इसकी एनर्जी थी वो डिक्रीज हो गई। कितनी होगी? 1/2 mv², जो कि लेस है किससे? 1/2 mv². से। ठीक है, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्लोज टू द न्यूक्लियस है, अगर हम यहाँ फॉल करवाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा? लूज़ करेगा। ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेगा तो हमें वेवलेंथ क्या मिलेगी? कम मिलेगी। इसलिए हमें सबसे मिनिमम वेवलेंथ की कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में मिनिमम वेवलेंथ मिलती है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ फॉल करवाती हूँ एल पे, तो इसके कंपैरिजन में एनर्जी को कम लूज़ करेगा, तो वेवलेंथ पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है एम मतलब थोड़ा सा न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर आप फॉल करवाते हो, तो आपके पास एनर्जी उस पहले वाले केस में एनर्जी क्या करेगा? वो कम लूज़ करेगा, तो वेवलेंथ उसके पहले वाले केसेस से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से एंड सो ऑन, तो इसी तरह से हमें क्या मिलता है? एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, अब आता है कि जो हमें मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, कौन सी मिनिमम वेवलेंथ है जो हमें मिलती है? मिनिमम वेवलेंथ हम कैसे निकालें? एनर्जी जो है फोटोन की वो किसके इक्वल है? एच। मैक्सिमम होती है ना फ्रीक्वेंसी, किसके इक्वल होगी? जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अगर ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और ये हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमने एक्सरे ट्यूब्स के अंदर एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल, एच ये किसके इक्वल हो जाएगा? सी बाय लैम्डा मिनिमम ई वी। लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल होगा? एच सी बाई ई वी। इसको जब हम इसके अंदर एच की वैल्यू पता है आपको, सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। एच 6.634 10⁻34, 3 × 10⁻8 सी है। ये भी आपको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक
चार्ज है ये। तो जब हम इनके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मेरे पास लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, 12.42 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अगर मैं करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा की बात करूं तो करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा में क्या होगा, करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोलाइड करे, ठीक है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 होते हैं ना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये मैं करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, स्ट्राइक करेगा, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट हो गया तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को फिल कौन करेगा, जो इससे सबसे क्लोजेस्ट है, एल वाला, एल शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनका, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा। तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो किस फॉर्म में आता है, वो इन पीक्स की फॉर्म में आता है। उसको हम क्या बोलते हैं, करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है के शेल से इमिट हुआ है और उसको जो फिल करने के लिए हमारे पास क्या आया है, एल से आपके पास इलेक्ट्रॉन आया है, तो उसके ड्यूरिंग जो आपको पीक मिलेगी वो होगी के अल्फा, ठीक है। अगर एम से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसकी वैकेंसी को फिल कर रहा है तो क्या मिलेगी आपको, के बीटा, और अगर एन से आया है तो के गामा, एंड सो ऑन। और अगर हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एल, ये जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एल का, जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कोलाइड करे तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको पीक्स मिलेंगी, तो इलेक्ट्रॉन जंप कौन से उसका शेल का करेगा, एम का, इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो उस केस में हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पीक्स क्या मिलेंगी, एल अल्फा, एल बीटा। इसी तरह से एम के अंदर अगर एम ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है तो आपको क्या मिलेगा, एम बीटा और एम अल्फा, एंड सो ऑन। तो ये आपको पीक्स मिल रही हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा के लिए। तो इस केस में इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं करैक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा के, वो क्या हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा था उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अभी मैंने आपको ओरिजिन बताया था करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा का, कि जब आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करता है, मान लो वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के शेल का है, तो वहाँ क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, हाई है, तो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया उसने, तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, एल शेल से, ठीक है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज़ वो हमें किस फॉर्म में मिलता है, पीक्स की फॉर्म में मिलता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो जंप करके एल शेल से आया है के शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो हमें कौन सी लाइन मिलती है, के अल्फा। ये देखो ये एल शेल है, यहाँ से जंप किया। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके एम शेल से आया है वैकेंसी फिल करने के लिए के शेल की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, के बीटा सीरीज। ऐसे ही ये हमारे पास अगर एन शेल से आया है तो के गामा, और अगर उससे भी ऊपर वाली शेल से आया तो के डेल्टा। ये हमारे पास लेवल्स हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। उसके कॉरस्पॉन्डिंग शेल्स, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, जो जिसकी एनर्जी हाई थी, अगर वो एल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा उसके, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट होगी। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए एम शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो वो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल अल्फा। अगर एन शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एल बीटा मिलेगी, और उससे ऊपर वाली शेल का करता है तो एल गामा मिलेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एम अल्फा और एम बीटा की पीक्स आती हैं। अब ये है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इंटेंसिटी है के अल्फा लाइन की के सीरीज के अंदर, के सीरीज जो के अल्फा लाइन की इंटेंसिटी है के सीरीज के अंदर, वो मैक्सिमम होती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो एल शेल है वो मोस्ट क्लोज है टू द के शेल। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की जंप करने की किसकी है, कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन आएगा, जंप करेगा और उस वैकेंसी को क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, सॉरी जो इंटेंसिटी है हमारे पास के अल्फा लाइन की, वो क्या है, मैक्सिमम है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि के अल्फा लाइन की जो वेवलेंथ है के सीरीज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, के सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, के अल्फा की है। किस रीज़न की वजह से, इसी रीज़न की वजह से कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा के अल्फा किस लिए मिल रहा था कि जो आपके पास अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके उस वैकेंसीज को फिल करता है तो आपको के अल्फा मिलेगा। तो सेम रीज़न हो गया इसका। उसके बाद अगर हम थर्ड लास्ट पॉइंट की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि करैक्टरिस्टिक एक्सरे के अंदर एल सीरीज की जो वेवलेंथ है वो लार्जर है एज कंपेयर टू के सीरीज। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम हायर शेल्स की तरफ जाते जाते हैं। देखो हमारे पास जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो किसकी ज़्यादा बोल रहा है, एल की, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, हमारे पास एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा है एल सीरीज़ की एज़ कंपेयर टू के सीरीज़। लेकिन अगर हम के सीरीज़ की बात करते हैं तो के सीरीज़ में के अल्फा लाइन की वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है। इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस है। ये सिर्फ के सीरीज़ की बात कर रहा है कि के सीरीज़ के अंदर जो हमारे पास के अल्फा लाइन है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, और ये कंपैरिजन कर रहा है एल सीरीज़ का किसके साथ, के सीरीज़ के साथ। अगर एल सीरीज़ को हम के सीरीज़ के साथ कंपेयर करें तो वेवलेंथ हमारे पास किसकी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ हमारे पास एल सीरीज़ की ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर शेल्स की तरफ जाते जा रहे हो एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ characteristic spectrum. Our next topic is Moseley law and determination of nuclear charge. 1913 में मोस्ले ने ये ऑब्जर्व किया था कि जब हम एक्सरे स्पेक्ट्रा को एनालाइज करते हैं तो उस वक्त हम जो न्यूक्लियस है उसके चार्ज को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 40 एलिमेंट्स लिए करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम के, और हर एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने अलग अलग एलिमेंट लेके एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्ट्राइकिंग रेगुलरिटी है ऑफ द ईच लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम के अंदर ईच सीरीज़ की ईच लाइन है वहाँ पर एक रेगुलर स्ट्राइकिंग है, ठीक है, एलिमेंट्स की। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है हर एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम आया वो दूसरे एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस है किसका, हमारे पास वेवलेंथ का, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक ग्राफ ड्रॉ किया एटॉमिक नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो मोस्ले के अकॉर्डिंग जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। उसको उसने क्या ले लिया, जेड माइनस बी ले लिया, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास ये क्या था, स्क्वायर रूट था, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, जेड माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो ए है यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि के अल्फा सीरीज़ के लिए या के अल्फा लाइन के लिए जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 3/4 RC। आर क्या है यहाँ पर, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और बी हमारे पास क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, म्यू इज इक्वल टू 3/4 RC जेड माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। आर रिडबर्ग कांस्टेंट है हमारे पास। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास ये किसके सिमिलर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रल आता है, जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम आता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। तो जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, इन दोनों केसेस के अंदर डिफरेंस क्या है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी आती है म्यू इज इक्वल टू 3/4 RC जेड। यहाँ पर हमारे पास जेड माइनस 1 आ रहा है, वहाँ पर क्या आता है, जेड आता है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है ओरिजिन ऑफ के अल्फा लाइन। यहाँ पर आपको सी पता ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो जो हमारे पास इसका ओरिजिन है, ओरिजिन जो था किसका, के अल्फा लाइन का, वो क्या था कि जब हमारे पास कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को तो इमिट कर देगा बाहर, और जहाँ वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी तो उसको फिल कौन सा इलेक्ट्रॉन करेगा, एल शेल का, ठीक है। तो
जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन उसको फिल करेगा तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, Ze। जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा उसके ऊपर चार्ज कितना है, -E। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या आएगा, +Ze -E, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, Z-1E। तो बस यही रीज़न है हमारे पास Z-1 आने का, जो इसके कंपैरिजन में हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाए एलिमेंट्स का, एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा, ग्राफ से। अगर आप ये इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की हम बात करें, अगर हम इससे देखें एटॉमिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएंगी, वेवलेंथ मिल जाएंगी। वेवलेंथ को डिटरमिन करके हम क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। यहाँ से अगर हम ग्राफ से फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आ गया तो चार्ज कितना होता है न्यूक्लियस पे, +Ze। तो एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करके हम यहाँ पर चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोसलेस लॉ। थैंक यू।